Assalamu alaikum class. Welcome to the course of database system. Okay. Today we are going to discuss about subqueries. Let's start. Okay, let's see the objectives of today's class. Basically, today we are going to study about subqueries. What are subqueries? It has two types. We are going to discuss about its type, like multi-valued or scalar value subqueries. We will work or do some practical work with the scalar values and working with multiple values, and we are going to discuss about nested subqueries. Okay, let's start with subqueries. You can use a select statement or a query to return record that will be used as criteria for another select statement or query. ओके इस लाइन के मुताबिक या आपके पास सब क्वेरी जो होते हैं वो जो एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी हम लिखते हैं और जो सेकंड क्वेरी है या इंटरनल जो क्वेरी आपके पास है वो बेसिकली रिजल्ट के तौर पर क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है आपके आउटर क्वेरी को। तो इस चीज़ को जो है हम कहते हैं सब क्वेरीज। तो सब क्वेरीज में आपके पास जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है या जिस स्टेटमेंट के ज़रिए आप क्वेरीज को लिख सकते हैं वो सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, यू कैन यूज़ अ सिलेक्ट स्टेटमेंट और अ क्वेरी टू रिटर्न रिकॉर्ड। आप सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए कोई भी रिकॉर्ड रिटर्न करवा सकते हैं। दैट विल बी यूज्ड एज अ क्राइटेरिया, जो एक क्राइटेरिया के तौर पर आपके एक और सिलेक्ट स्टेटमेंट या क्वेरी के अंदर होगा। द आउटर क्वेरी इज कॉल्ड पेरेंट क्वेरी। जो बाहर क्वेरी है, जो रियल ओरिजिनल क्वेरी है उसे हम पेरेंट कहेंगे, या आउटर जो क्वेरी है उसे पेरेंट कहेंगे। द इनर क्वेरी इज कॉल्ड सब क्वेरी। जो ब्रैकेट के अंदर क्वेरी होगी उसे हम सब क्वेरी कहेंगे, जो हमें एक रिजल्ट रिटर्न करके देगा हमारे पेरेंट क्वेरी को। द पर्पस ऑफ सब क्वेरी इज टू रिटर्न रिजल्ट टू द आउटर क्वेरी। जो सब क्वेरी है बेसिकली एक रिजल्ट के तौर पर ही काम कर रहा होता है, वो पहले रन होता है। ये बात याद रखें, नोट कर लें अपने पास कि जो सब क्वेरी है वो पहले रन होता है, कंपाइलर उसे पहले रन करता है, उससे एक रिजल्ट गेट करता है और उस रिजल्ट को या वैल्यू को रिजल्ट के तौर पर क्या करता है, या क्राइटेरिया के तौर पर आपके पेरेंट क्वेरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे भेज देता है। The simplest form of a subquery is one that returns just one column, ठीक है। जो सबसे आपके पास सिंपल फॉर्म होता है किसी भी क्वेरी को रिटर्न करने के, वो आपके पास होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम रिटर्न करे, ठीक है। ज़्यादा कॉलम भी रिटर्न कर सकता है, उसके हमारे पास कुछ क्वेरीज वगैरह हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ कीज़ हैं, कीवर्ड्स हैं जिनके ज़रिए हम एक से ज़्यादा कॉलम को गेट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका आपके पास किसी भी सब क्वेरी से डेटा को रिटर्न करवाने का होता है वो आपके पास है एक कॉलम जो रिटर्न करता है। द पेरेंट क्वेरी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ दिस सब क्वेरी यूजिंग एन असाइनमेंट साइन। तो असाइनमेंट साइन के ज़रिए, जो इक्वल टू के साइन है उसकी बात करें, उसके ज़रिए आपका पेरेंट क्वेरी को क्या करता है, वो रिजल्ट रिटर्न कर देता है, ठीक है। The syntax of the most basic form of a subquery using just one column with an assignment sign is follow। नीचे जो आपको यहाँ पे एक syntax नज़र आ रहा है वो syntax बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सबक्वेरी का है, जिसके अंदर हम इक्वल टू के साइन लगाकर क्या कर रहे होते हैं, अपने एक सिंपल कॉलम को या सिंगल कॉलम को या वन कॉलम को रिटर्न करवा रहे होते हैं। लेट्स सी हमारे पास ये किस तरह दिया हुआ है उसे थोड़ा सा देखते हैं। सेलेक्ट आपने लिखना है, आपने कॉलम का नाम देना है फ्रॉम टेबल, ये जो आम हमारे पास एक क्वेरी है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि सब क्वेरी वेयर के साथ ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वेयर के क्राइटेरिया के तौर पर ही सब क्वेरी को हम इस्तेमाल करते हैं, सही। तो वेयर कॉलम नेम इज़, हमें एक ऐसा कॉलम नेम चाहिए जो इस टेबल में तो मौजूद नहीं है, जो किसी और टेबल में मौजूद है, और उसके अंदर से भी हमें एक सर्च करके क्राइटेरिया लेकर आना है। तो वहाँ पे आपको क्या है, सब क्वेरीज काम आ जाते हैं के क्राइटेरिया के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। तो ये जो कॉलम नेम यहाँ पे है और जो कॉलम नेम आपके पास यहाँ पे है, बेसिकली दोनों का सेम होना लाजमी। जो रिटर्न हो के वैल्यू, इस मीन्स ये जो इंटरनल आपके पास क्वेरी है
उसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगा वो इस कॉलम का एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं डिपार्टमेंट नेम यहाँ से सर्च कर रही हूँ और ये क्वेरी मुझे डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करके देगा, तो जब ये डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी होगा तो आपका आउटर क्वेरी वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि ये क्वेरी जो भी रिटर्न करे, मतलब रिटर्न आपको हमेशा क्या करेगा, जो सेलेक्ट के पास है ना, तो याद रखें ये और ये इन दोनों का सेम कॉलम होना लाजमी, अलग अलग टेबल में लेकिन सेम कॉलम होना मीन्स इस टेबल के पास भी आपके पास डिपार्टमेंट आईडी है, इस टेबल के पास भी आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, तो जाके आप टेबल को सब क्वेरी के साथ फिर कर सकते हैं। वो ये नहीं देखेगा कि आपका कॉलम नेम बिल्कुल मतलब रिटर्न में सेम आ रहा है, यहाँ पे आपने DEP आईडी दे दिया, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने डिपार्टमेंट की पूरी स्पेलिंग लिख दी है और आईडी दे दिया, तो मैच नहीं होंगे। नहीं, वो इस चीज़ को नहीं देखेगा, उसके पास जो भी रिटर्न होकर आ रहा होगा वो उस चीज़ को कंसिडर करेगा। ठीक है, आप दोबारा से देख लें, हमारे पास एक नॉर्मल सेलेक्ट की क्वेरी है, नॉर्मल सेलेक्ट की क्वेरी के बाद हमने वेयर के कंडीशंस दे दिए। हमेशा सब क्वेरी वेयर के कंडीशन में आता है और यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपको इक्वल टू करके देगा। वो सिंपल इसीलिए कह रहे हैं कि ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ सब क्वेरी है क्योंकि हम इसमें इक्वल टू के साइन को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि इन अ सब क्वेरी द इनर मोस्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड इट्स रिजल्ट इज passed as criteria to the outer select statement। यही चीज़ हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि जो है, लास्ट स्लाइड में जाते हैं कि आपके पास जो इनर क्वेरी है वो पहले फर्स्ट वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा, उसके जो भी उसका आंसर रिटर्न होगा वो क्राइटेरिया के तौर पर आपका पेरेंट जो है इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं वो इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसमें क्या है, द आउटर क्वेरी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉरी, consider a scenario where it is required to determine the due date and ship date of the most recent orders। ठीक है, हमारे पास एक हमें क्राइटेरिया या एक सिनेरियो कंसिडर करना है कि एक हमारे पास कंपनी है, वो ये देखना चाह रही है कि हम ये डिटरमाइन करें कि ड्यू डेट और शिप डेट में मोस्ट रिसेंट डेट कौन सा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर सिंपल क्वेरी पढ़ के देखें कि एक सिलेक्ट लिखा, ड्यू डेट रिटर्न करे हमें और शिप डेट रिटर्न करे, कहाँ से रिटर्न करेगा, सेल्स ऑर्डर के टेबल से। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ, ताकि क्योंकि टेबल हमारे पास दोनों में एक ही है, सेल्स से सेल ऑर्डर, हेडर से ऑर्डर डेट। मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए और आसान कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। अच्छा, आप ये देख लें कि ये जो इनर क्वेरी है वो भी सेम टेबल से डेटा उठा के लेकर आ रहे हैं, आपके पास लेकर आ रहा है, और जो पेरेंट क्वेरी है वो भी सेम टेबल पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को कंसिडर करें। पहले यहाँ पे भी सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर हेडर, और यहाँ पे भी क्या है, सेल्स ऑर्डर हेडर, मतलब सेम टेबल के अंदर हमने सब क्वेरी यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है कि हमें ड्यू डेट और शिप डेट रिटर्न करे, किस में से, आपके सेल्स ऑर्डर हेडर के टेबल में से। आपका टेबल में वेयर ऑर्डर डेट इक्वल टू पूरा एक सेट की क्वेरी चला रहे हैं, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि हम डायरेक्टली क्यों ना दे दें वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। पहली बात जो है, आप हमेशा इक्वल टू के बाद यहाँ वैल्यू रिटर्न करते हैं डेटाबेस में, वो आपको क्वेरी लिखने नहीं देता है, तो हम मैक्सिमम डेट उसमें से निकाल के नहीं लेकर आ सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम डेट हो वो या तो आपको मैक्सिमम डेट याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको मैनुअल देना पड़ेगा, क्योंकि आपके डेटाबेस में लाखों की तादाद में डेटा होता है, तो हमें नहीं पता मोस्ट रीसेंट डेट उसमें से कौन सा है। तो मोस्ट रीसेंट डेट को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर मैक्स हम लगा रहे हैं, तो मैक्स के फंक्शन के लिए हमें एक ही टेबल पर जो है सब क्वेरी अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट सिलेक्ट मैक्सिमम ऑर्डर डेट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर हेडर। वो इस टेबल में से जस्ट क्या करेगा, आपको मैक्सिमम जो रिसेंट डेट है, जो सबसे लास्ट
शिप जो आपका ऑर्डर जो शिप हुआ है और उसकी ड्यू डेट सबसे मतलब लास्ट ड्यू डेट क्या है, उसको उस डेट को आपको क्या करेगा, रिटर्न करके लिख देगा। लाइक अगर आप इसे रिमूव करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या रिटर्न करेगा, आप पूरे इस क्वेरी को कुछ भी कंसिडर ना करें, पहले आप इसे करें, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, सिंपली एक मैक्सिमम डेट, ऑर्डर डेट आपको रिटर्न करेगा जो सबसे रिसेंट होगा, जस्ट इतना ही कर रहा है, सिलेक्ट मैक्सिमम डेट फ्रॉम द टेबल। मैक्सिमम डेट रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करने के बाद वो कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर हम उसे मैनुअली रिटर्न करना चाहें, अगर हम माई सिक्वल पे कर रहे हैं, या हम सीक्वल पे कर रहे हैं या माई एसक्यूएल पे कर रहे हैं, तो उनके अलग फॉर्मेट्स हमने देखे थे। ठीक है, मैं कर रही हूँ उसको, मतलब रिसेंट डेट है तो उसके हिसाब से 2020 03/0/12। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो एक क्वेरी पूरा का पूरा जो सब क्वेरी है वो कंप्लीट खुद को एक वैल्यू बनाकर रिटर्न कर देता है अपने पेरेंट को। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जो मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि जो ऑर्डर आपके पास डेट है, मतलब यहाँ जो क्राइटेरिया दे रहे हैं उसके डोमेन का डेटा रिटर्न होना चाहिए। मींस यहाँ मैंने अगर क्राइटेरिया में ऑर्डर डेट लिखा है तो जो रिटर्न वैल्यू मेरे पास सब क्वेरी से आए तो उसका डोमेन वो भी जो है एक डेट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है मैंने यहाँ ऑर्डर डेट क्राइटेरिया में लिखा है और यहाँ मुझे रिटर्न होके आ रहा है हैरी, मतलब किसी का नाम उठ के आ गया, मैच नहीं करेगा तो आपका डेटा सही से काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जब भी आपका जो इंटरनल क्वेरी काम करेगा, जो चीज़ वो रिटर्न करेगा तो वो सेम होगा आपके वेयर के क्लोज के इसके साथ। ठीक है, तो हमेशा आप अपनी आसानी के लिए ये याद रखें, वेयर के क्लोज में जो आपके पास ये है और ये है, सेलेक्ट इसका वेयर और इसका सिलेक्ट दोनों का डेटा सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस टेबल के अंदर डेट जा रहा है तो जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी आपका क्या जाना चाहिए, डेट जाना चाहिए। Here a subquery has been used to achieve a desired output. The inner query or a subquery retrieves the most recent date. इससे आपको सिर्फ एक most recent date मिल जाएगा. This is then passed to the outer query which displays the due date and the ship date for all the orders that were made on the दैट पर्टिकुलर डेट। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है आपको एक डेट रिटर्न करेगा, इसको एक डेट रिटर्न कर देगा, फिर वो इस डेट के साथ अपनी क्वेरी को आराम से चला सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपका इनर क्वेरी रन होता है, देन आपका क्या है, आउटर क्वेरी रन होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सब क्वेरीज में नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो लास्ट आपके पास जो टेबल है उसका रिजल्ट शो कर रहा है कि ड्यू डेट और शिप डेट आपको सब क्वेरी के ज़रिए जो रिटर्न हुआ था उसको डिस्प्ले करवा रहा है। आपके पास जो है जो वैल्यू रिटर्न करता है सब क्वेरीज, उसके दो टाइप्स होते हैं, या तो वो स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है या आपके पास वो मल्टी वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको दो जो है हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है कि हमारे पास स्केलर सब क्वेरीज हैं, हमारे पास मल्टी वैल्यू सब क्वेरी। स्केलर की अगर आप बात करें, हम ये आप आसानी के साथ अगर हम कहें कि क्या है स्केलर वैल्यूज़, आपके पास वो वैल्यूज़ हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न, जो सब क्वेरी, जो इनर क्वेरी आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके दे दे तो वो आपके पास स्केलर सब क्वेरी कहलाता है। अगर हम पीछे वाले स्लाइड में जाके दोबारा उसको चेक करें, यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है आप ये देखें, मैक्सिमम हमने लिखा, एक ही डेट रिटर्न होगा, एक मैक्सिमम डेट आपके पास रिटर्न होके आ जाएगा इस क्वेरी से, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अक्सर जहाँ आपके पास इक्वल टू लगे हुए होते हैं तो हम आप आसानी के साथ इसको देख के कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ स्केलर सब क्वेरी। ठीक है, इक्वल टू के साइन आपको यही शो कर रहे होते हैं कि जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगा वो एक सिंगल वैल्यू ही होगा, जो हम इससे पिछले भी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्केलर आपके पास जो इक्वल टू के साथ हो, या आप ये कह दें वो क्वेरी जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे आपको। नेक्स्ट, मल्टीपल वैल्यू क्या है, रिटर्न्स अ रिजल्ट सिमिलर टू अ सिंगल कॉलम टेबल, हियर द आउटर क्वेरी नीड्स टू बी रिटर्न टू हैंडल मल्टीपल पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है,
अब एक ऐसे सब क्वेरी की बात की जा रही है जो एक वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, पॉसिबली वो 3 4 या ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे आपके पास, तो उसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड सब क्वेरी। ओके, स्केलर और मल्टी वैल्यूड को फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए, वर्किंग विद मल्टी वैल्यूज या आप कहते हैं वर्किंग विद सिंगल, यहाँ पे सिंगल के बारे में आपको मिल जाएंगे, स्केलर के बारे में भी। इफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को कहते हैं, ठीक है। If an equal to or assign operator is used with the subquery must return a single scalar value, ठीक है। ये बात लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली हमने कि अगर किसी सब क्वेरी के साथ इक्वल टू के साइन लगे हुए हैं वेयर की कंडीशन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगल स्केलर वैल्यू वो रिटर्न करेगा, तो हम इसे स्केलर सब क्वेरी कह सकते हैं। इफ लाइन नंबर 2 में देखें, इफ मोर देन वन वैल्यू इज रिटर्न देयर विल बी एन एरर एंड द क्वेरी विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर आप इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ आप एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करवा रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एक डेट वो रिटर्न कर रहा था, एक के बजाय वो 2 डेट रिटर्न कर दे, अगर हमारे पास जो सब क्वेरी है वो, तो वहाँ पे वो आपको क्या देगा, एक एरर शो कर देगा। नेक्स्ट, द कीवर्ड्स एनी, ऑल, इन कैन बी यूज्ड with the where clause of a select statement when the query returns one column but one or more rows। ओके, जहाँ पे आप इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगर आपको पता है या आपको मालूम है कि आपके पास जो सब क्वेरी है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो आप इक्वल टू के बजाय ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करें, अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। कौन से आप कीवर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी, ऑल, इन, ये 3 आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिनके ज़रिए क्या होगा, आपको जो मल्टी वैल्यूज़ जो आपके सब क्वेरीज से आएंगे तो आपका पेरेंट क्वेरी उनको हैंडल करने के काबिल बन जाएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब क्वेरी इज वन दैट रिटर्न्स जस्ट वन कॉलम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ सब क्वेरी। द पेरेंट क्वेरी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ दिस सब क्वेरी यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल क्वेरी हमारे पास या सिंपल सब क्वेरी वही है जिसके साथ आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। These keywords also called predicates are used with multi-valued queries। ये जो कीवर्ड ऑल, एनी, इन हमने पढ़े हैं ऊपर, उनको हम प्रेडिकेट्स भी करते हैं, जिन्हें हम मल्टी वैल्यूड क्वेरी के साथ इस्तेमाल करते हैं। For example, consider that all the first name and last name of employees whose job title is research and development manager need to be displayed। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें उन तमाम एम्प्लॉयज़ के फर्स्ट और लास्ट नेम डिस्प्ले करवा दे जिनके जॉब टाइटल जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर में है, ठीक है, जिनका जॉब टाइटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर हैं, वो नीड टू बी डिस्प्ले, वो डिस्प्ले करवाना है, तो आप कैसे करेंगे, मीन्स सब के वो कह रहे हैं कंसिडर ऑल द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज जॉब टाइटल इज, मतलब सिर्फ मे बी वो इसलिए कह रहे हैं ऑल के एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं जिनका जॉब टाइटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर होगा, तो इस हिसाब से आप अगर आपके पास जो सब क्वेरी है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के नाम को रिटर्न कर दे, तो आप क्या करेंगे, इसको अगर इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे वो आपको दे देगा एरर, ठीक है। तो हियर द इनर क्वेरी में रिटर्न मोर देन वन रोज, जैसे कि कह रहे हैं कि आपका जो इनर क्वेरी है, ये जो सब क्वेरी है, वो एक से ज़्यादा रोज रिटर्न करके देगा, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑल द एम्प्लॉयज़ whose job title is research and development manager, मतलब एक से ज़्यादा हैं वो लोग, तो एक से ज़्यादा लोगों का डेटा रिटर्न होके आएगा, सिंगल नहीं होगा। तो इंश्योर दैट द आउटर क्वेरी कैन यूज द रिजल्ट ऑफ द इनर क्वेरी, द इन कीवर्ड विल हैव टू बी यूज्ड। अगर आपको ये मालूम है कि आपका जो इनर क्वेरी है वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप इनका कीवर्ड वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल के इनर क्वेरी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको इनर क्वेरी जो है यहाँ पे लिख के बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में या समझने में आसानी हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इंटरनल नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ में आएगी। मैं इंटरनल क्वेरी की बात कर रही हूँ, जो वो कह रहे हैं सिलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉलम नेम कुछ भी हो सकता है, मैं एक डमी सा बना रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट
नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर जो भी आपके पास इनका जॉब टाइटल है वो वेयर जॉब टाइटल में भी एक कॉलम में एक टेबल के अंदर ना हो, ठीक है। जस्ट राइटिंग अ डमी डेटा, ठीक है। वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स, मतलब इस क्वेरी के ज़रिए आपको वो डेटा रिटर्न हो जाएगा जिसमें आपके जॉब टाइटल क्या है, एम्प्लॉयज़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ के नेम और उनके जॉब टाइटल एक ही टेबल में मौजूद हों। मे बी जो डेटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नेम और लास्ट नेम आपके पास एक टेबल में मौजूद हो, जॉब टाइटल का टेबल जो है या जॉब से रिलेटेड बाकी चीज़ों का टेबल आपके पास अलग हो, तो आप इसमें सब क्वेरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने विदाउट सब क्वेरी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे जो है उसको समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है जैसे मैंने दिया था। मैंने कहा कि अगर वो एक टेबल में होगा, लेकिन मैंने ये भी आपसे कहा था कि वो एक टेबल में नहीं होगा, इसीलिए हम उसमें सब क्वेरीज यूज़ करना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ दो टेबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये डॉट हटा देती हूँ क्योंकि ये एलियासेस हैं, आपको मुश्किल ना हो उनको समझने में, इसीलिए मैं यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करके आपके लिए थोड़ी सी आसानी कर देती हूँ। अब आपके पास आसानी से वो आ गया। यहाँ पे आपके पास दो टेबल इस्तेमाल हो रहे हैं। लास्ट में जब हमने एग्जाम्पल परफॉर्म किया था वहाँ हमारे पास सिर्फ एक टेबल इस्तेमाल हो रहा था। मैं यहाँ समझाने के बजाय बेहतर समझती हूँ कि जो है आपको मैं लिख के बता दूँ या शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी समझा देती हूँ फिर लिख के भी बता देती हूँ ताकि आपको क्वेरी ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। अच्छा, हमें बेसिकली क्या चाहिए, क्या उन एम्प्लॉयज़ के नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जिनका जो जॉब टाइटल है वो ये है, ठीक है। अब मसला ये है, जॉब टाइटल किसी और टेबल में मौजूद है, पर्सन की या एम्प्लॉय का जो अपना डेटा है वो किसी और जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन में अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, सब क्वेरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम किसी और टेबल के अंदर मौजूद है और उनके रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब जॉब टाइटल के हवाले से उनका डेटा कहीं और मौजूद है, तो उन दोनों को हमें कनेक्ट भी करके एक सिंगल रिजल्ट चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप अपने माइंड में जब आप क्वेरी बना रहे होंगे ना खुद से, तो पहले हमेशा इसको बनाएं, अंदर वाले को बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो। बेसिकली रिटर्न सबसे पहले क्या करना, और दोनों टेबल में क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, हमने कहा दोनों टेबल अलग अलग टेबल में। ये आपके पास एम्प्लॉयड के टेबल में एक कॉलम है जिसमें बिजनेस एंटिटी आईडी है, एक आपके पास सेम कॉलम एम्प्लॉय के टेबल में है, एक पर्सन के टेबल में है, पर्सन के टेबल का बिजनेस एंटिटी आईडी अलग होगा, एम्प्लॉय के टेबल का बिजनेस एंटिटी आईडी अलग होगा। यहाँ दो टेबल पर काम किया जा रहा है, एक आपके पास पर्सन है और सेकंड टेबल आपके पास क्या है, एम्प्लॉय है। तो इसके पास और मतलब दोनों टेबल के पास लाजमी है एक सेम आईडी के तौर पर कुछ सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मतलब कैसे वो इसकी इक्वल आएगा। तो हमेशा जब भी आप सब क्वेरीज बनाना चाहें तो पहले इंटरनल क्वेरी लिखें फिर एक्सटर्नल लिखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा, आप कंसिडर कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। इसी को शॉर्ट फॉर्म में या कुछ और इससे के साथ करते हैं। मैंने कहा मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक है एम्प्लॉय का, एक है पर्सन का, ठीक है। अब देखा जाए एम्प्लॉय के पास भी एक टेबल है
एक कॉलम है, एम्प्लॉय के पास भी एक कॉलम है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी आईडी। अगर कॉलम नहीं होंगे सेम तो वो सर्च करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बल्कि आपको वो एरर रिटर्न करेगा। और इसके पास भी एक सेम कॉलम है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, नाम का कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि अगर ये नाम और ये नाम चेंज हो तो नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन अंदर का डेटा वही होना चाहिए। मतलब यहाँ लाजमी बिजनेस आईडी होना चाहिए, यहाँ पे भी आपके पास इस कॉलम के अंदर भी बिजनेस आईडीज होने चाहिए। उसको नामों से कोई सरोकार नहीं है कि आया नाम दोनों के सेम हैं या आपके पास नहीं है। ओके, लेट्स सी, इस चीज़ को अब हम देखते हैं। मैं कह रही हूँ कि पहले हमेशा इंटरनल क्वेरी बनाएं। इंटरनल क्वेरी आपको जो है बहुत आसानी प्रोवाइड करेगा किसी भी पेरेंट क्वेरी को लिखने के लिए। अब हमने कहा कि इंटरनल क्वेरी मतलब पर्सन के टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से हमें क्या चाहिए, इस टेबल से बेसिकली हमें क्या चाहिए, रिसर्च और जॉब टाइटल चाहिए हमें, ठीक है। इसके अंदर भी एक वो है जॉब टाइटल, अगर हम देखें तो वो एम्प्लॉय के अंदर एग्जिस्ट करता है। और इसके साथ साथ इस टेबल पर्सन के टेबल के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहे हैं, सही है। एक टेबल एम्प्लॉय का है जिसके अंदर जॉब टाइटल और एम्प्लॉय आईडी है। एक पर्सन का टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उस हिसाब से मैंने कहा कि हमें सर्च क्या करना है। हमें पता है कि ये रिटर्न करवाना है और इसमें से कुछ क्राइटेरिया उठाना है, तो जिसमें से क्राइटेरिया उठाना है हमेशा उसको पहले लिखें। हमें जो हमने कहा जॉब टाइटल क्या चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो अपनी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट बिजनेस एंटिटी, जो सेम है वही रिटर्न होगा। दोनों में सेम क्या है, बिजनेस आईडी, बिजनेस आईडी, तो रिटर्न भी क्या होगा, बिजनेस आईडी। तो सेलेक्ट बिजनेस आईडी, या आप हमेशा जान लें इन दोनों में, दोनों टेबल में जो सेम होगा वो इनर वाले के सेलेक्ट के साथ आएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब टाइटल इज इक्वल्स टू ठीक है। इनर आपने हमेशा लिखा उसको साइड पे रखें ब्रैकेट में डाल के। मीन्स ये मैं डमी तौर पर कहने के लिए बता रही हूँ कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हमें कोई क्राइटेरिया कोई दे देता है कि इस तरीके से आपने मुझे ये बना कर देना है, तो जब हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि ये ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है आपके लिए, ये आसानी आपको पैदा करेगा कि जो है आप पहले इनर क्वेरी लिखें फिर अपना जो ऊपर आपका है वो लिखें। अच्छा, पेरेंट क्वेरी क्या है, पेरेंट क्वेरी में क्या रिटर्न करवाना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम, कहाँ से, पर्सन वेयर, वेयर में क्या सेम होना चाहिए, बिजनेस आईडी, एंटिटी आईडी इन। अच्छा, यहाँ हमने क्या दे दिया, इन। सेम वैसे ही था, बस यहाँ हमने इन इसलिए दिया क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट जो मैनेजर्स हैं ना हमारे पास वो एक से ज़्यादा हैं। मतलब दो का अगर नाम मेरे पास आ गया तो दोनों का डेटा उठाकर आपने क्या करना है, दोनों की आईडीज़ उठाकर क्या करना है, यहाँ पे लेकर आना है। तो जो फर्स्ट क्वेरी है वो आपको दो या जितने भी आप रिटर्न होकर वहाँ से डेटा आ रहा है उतने ही वो आपको क्या करेगा, शो करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, हियर द इनर क्वेरी रिट्रीव द बिजनेस आईडी, सेम इसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। आप थोड़ा सा देख लें और यहाँ देखें,
वाकई ही एक से ज़्यादा हैं हमारे पास ऐसे मैनेजर या ऐसे हाँ मैनेजर जिनका जो है जॉब टाइटल क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। दो जो है आप देखें रोज रिटर्न होके आ गए, डैलियन एंड माइकल। सही, ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेस्टेड सब क्वेरीज, जैसे हम सी में नेस्टेड फंक्शंस पढ़ चुके हैं, नेस्टेड फंक्शन नहीं सॉरी नेस्टेड इफ पढ़ चुके हैं। तो नेस्टेड के जस्ट मीनिंग हमारे पास क्या है, सब क्वेरीज, अगर नेस्टेड सब क्वेरीज को देखा जाए तो क्वेरीज इनसाइड क्वेरीज को हम नेस्टेड क्वेरीज कहते हैं या नेस्टेड सब क्वेरीज कहते हैं। A subquery that is defined inside another subquery is called a nested query. Consider that you want to retrieve and display the names of a person from Canada. जैसे आप एक बंदे के नाम जो है वो सारे बंदों के नाम जो है रिटर्न करवाना चाह रहे हैं जो कंट्री कनाडा से बिलोंग करते हैं। There is no direct way to retrieve this information since cells टेरिटरी टेबल इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन टेबल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपके पास दो टेबल है, पर्सन के टेबल में पर्सन का पर्सनल इंफॉर्मेशन रखे होंगे, सेल्स टेरिटरी में सेल्स का डेटा रखा होगा, तो आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपका डेटा सेम है, या टेरिटरी के अंदर आपने कंट्रीज डिफाइन कर दिए, नहीं। तो कंट्रीज का डेटा एक अलग टेबल में है, सेल्स टेरिटरी का डेटा आपके पास अलग है। तो आपको क्या करना है, आप सब क्वेरी आप बना रहे हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले हमें कंट्री नेम कनाडा रिटर्न करवाना है। तो अपनी मैंने जैसे लास्ट स्लाइड में समझाया था, तो सबसे पहले जो लास्ट में आएगा ना, मतलब जितना वो चाइल्ड होता जाएगा ना, सबसे पहले उस चाइल्ड को देखेंगे जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे लास्ट क्वेरी को सबसे पहले बनाएं और सबसे पहले पढ़ें भी उसको कि वो क्या रिटर्न कर रहा है। सेलेक्ट टेरिटरी आईडी फ्रॉम सेल्स टेरिटरी, इसको ऐसे पढ़ें सेल्स टेरिटरी। ठीक है, डॉट के बाद आप पढ़ लें, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं, ये नहीं पढ़ा आपने, तो ये शायद आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर दे। ठीक है, नाउ इट्स गुड। ठीक है, अब सेलेक्ट टेरिटरी आईडी फ्रॉम सेल्स टेरिटरी वेयर नेम इक्वल टू कनाडा। ठीक है, टेरिटरी आईडी हमारे पास सेल्स टेरिटरी में हमारे पास आई थिंक नाम था। अच्छा, टेरिटरी मींस आप किस इलाके या कहाँ से हैं, तो टेरिटरी के टेबल में यहाँ पे कंट्री वगैरह लिखे हुए हैं, और हमारे पास बिजनेस आईडी वगैरह जो है या पर्सनल डेटा जो है वो पर्सन के आईडी में। अब देखते हैं किस तरीके से उसको करना है। यहाँ से हमने टेरिटरी आईडी लिया, किन के टेरिटरी आईडी की बात कर रहे हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कनाडा से। यहाँ एक टेरिटरी आईडी रिटर्न करके लेके आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेरिटरी आईडी इज 123। तो ये क्वेरी बेसिकली चेंज हो जाएगा। अब जिनकी टेरिटरी आईडी कनाडा से रिटर्न करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पॉसिबल है कि कनाडा की टेरिटरी में सिर्फ एक बंदा काम नहीं करता होगा, 2-3 बंदे काम करते हो। तो मैं ये कंसिडर कर लूँ उसको कि वेयर टेरिटरी आईडी जो लास्ट क्वेरी से रिटर्न होके आया वो कुछ इस तरीके से रिटर्न होकर आया है। ठीक है, 2-3 या 4, मतलब 4 बंदों का डेटा रिटर्न होकर आ गया उस क्वेरी से जो कनाडा से बिलोंग करते हैं, उनकी आईडी आ गई हमारे पास। दोबारा से चेक कर लें ज़रा आप देखें, सेलेक्ट के बाद जो लिखा हुआ होता है हमें मालूम है ना, वही रिटर्न होता है। रिटर्न टेरिटरी आईडी होगा, कौन से किसकी टेरिटरी आईडी को करेगा, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मैंने हटाया आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने कहा। उसमें से रिटर्न हुआ 234, ये टेरिटरी आईडी उस क्वेरी से रिटर्न हो गए। अब इस क्वेरी के पास एक रिजल्ट के तौर पर वो क्वेरी चला और उसने ये रिटर्न कर दिए। अब ये अपने पास से क्या करेगा, अब इन दोनों क्वेरीज को, मतलब इस इंटरनल को कनेक्ट करना है इस आउटर के साथ, तो लाजमी है इसका सेलेक्ट और इसका जो वेयर है वो एट्रीब्यूट सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ टेरिटरी आईडी था और इंटरनल में भी टेरिटरी आईडी था, अब यहाँ अगर बिजनेस आईडी है तो यहाँ पे भी बिजनेस आईडी होना चाहिए। अब ये क्या रिटर्न करेगा, एक बिजनेस एंटिटी आईडी रिटर्न करेगा, किसकी, जिनकी टेरिटरी आईडी आपके पास ये है। तो जब ये भी आपके पास चलेगा तो कुछ बिजनेस आईडीज निकाल के लेकर आएगा इसके लिए। तो मैंने कहा मे बी बिजनेस आईडी रिटर्न हो गई, आ गया 2102। कैसे आ गया,
इनका रिटर्न होकर आ गया 102, 104 एंड 105। ये 3-4 वैल्यू, ज़रूरी नहीं है 3, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। इनका मकसद यही है कि वो अगर एक से ज़्यादा डेटा आ गया रिटर्न होके तो वो उसको हैंडल कर सकता है आसानी के साथ। तो यहाँ हमारे पास ये बिजनेस आईडीज़ आ गए सिंपल। अब तो एक नॉर्मल क्वेरी वो बन चुका है। यहाँ से वो क्या करेगा, जिनके आईडीज़ ये हैं बिजनेस आईडी, उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिटर्न करेगा जो आपके पास ये आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको दोबारा ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ये क्वेरी चलेगा, इसमें से जो बंदे कनाडा के हैं उनकी टेरिटरी आईडी वो निकाल के इस वाले क्वेरी को रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, वो टेरिटरी आईडी लेकर उनकी बिजनेस आईडी रिटर्न करेगा इस वाले क्वेरी को, और इस वाले क्वेरी से क्या होगा, बिजनेस आईडीज के जरिए उनके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा बेसिकली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है जॉइंस पढ़ेंगे। और अब तक के लिए ठीक है। नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को दोबारा से, प्रैक्टिकली भी हम इनको जो है अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके लिए ये आसानी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।